चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ इस शो में पिछले शो से मानस जायसवाल और अमित सेठ बने रहेंगे। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग से विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद बात करेंगे हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार जुड़ेंगे और मार्केट टेक्निकल्स पर बात होगी नरेश मीरानी से। हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम में एक और शेयर के बारे में आशीष से जानेंगे, जहां पर फिर से रिटेल निवेशक फंस गए हैं। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर, और निफ्टी करीब करीब अभी भी 40 पॉइंट नीचे 25,722 पर। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है 84,240 पर। ये भी डे लो हल्का सा ऊपर है डे लो से। हालांकि आज बैंक निफ्टी फिर एक बार 58,700-800 के जोन को डिफेंड कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, ये भी एक बार के लिए तो थोड़ा सा हल्की सी आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहे हैं। जहाँ तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, सेकेंड रनिंग स्टॉक ऑफ द डे हिंदुस्तान जिंक 4% ऊपर इस समय ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और हैं जहाँ अच्छा मोमेंटम आ रहा है। एक बार आप वोडाफोन आइडिया को रखिएगा स्क्रीन पर। वोडाफोन आइडिया अब वापस कोशिश कर रहा है 11 के करीब आने की। देखिए बार बार ये स्टॉक 11 के करीब आता है, लेकिन वहाँ पर एफपीओ वाले बेचने आ जाते हैं। सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है एक तरीके से, एक सेंस बन रही है यहाँ पर। सोना बीएलडब्ल्यू, केफिन टेक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। मंदी वाले स्टॉक्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, टाइटन और ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्टॉक्स। ये थी बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्री से बातचीत हुई, बाजार में क्या प्लेसमेंट है उससे बातचीत हुई। अब एक काम करते हैं, पैनल से बात करते हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद है मानस जायसवाल, अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर हमारे साथ विकास सालुंखे और सचिदानंद उत्तेकर जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन जी, आपके सुबह के 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। उसके वजह से आज की क्लोजिंग काफी अहम होगी। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बेटर होगा कि आप एक लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन रखें एटलीस्ट फॉर द डे। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का डेटा है प्लस OITCR एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, तो चांसेस है कि यहाँ पर एक नियर टर्म या इमीडिएटली एक थोड़ा सा पुल बैक भी आ जाए। बट 25,840 आई थिंक एक हर्डल बन चुका है फॉर द डे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है अगर बाउंस बैक आ जाता है तो वापस वहां पर बिकवाली करने के मौके मिलेंगे। बट जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन रखना है। वहां पर एबीबी में एक शानदार ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 5200 के आसपास। इसके मल्टीपल एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, काफी अच्छे संकेत होते हैं जब एक RSI में भी ब्रेकआउट होता है, वो भी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो बनी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो यहाँ पर एबीबी के फ्यूचर्स में अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 5226 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 5205 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले कुछ दिनों में 5360 तक की एक चाल भी बन सकती है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर जो दबाव बना है आईटी स्टॉक्स की वजह से, HCL टेक में पिछले 2 दिनों से अनवाइंडिंग का प्रेशर था। आज इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है एंड प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी तोड़ने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा है, मुझे लग रहा है पुल बैक अगर मिल जाता है तो 1666 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 1672 पे लगाना है एंड ऑन द लोअर साइड 1630 तक की रूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं HCL टेक के फ्यूचर्स में। HCL टेक के फ्यूचर्स में फ्रेश शॉट ऐड करने हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आप बताइए, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है इस पॉइंट पे। नो डाउट निफ्टी अगर यहाँ से वापस 25,840 स्पॉट निफ्टी में बात कर रहा हूँ, अगर वो ब्रेक करके सस्टेन होती है तो मुझे लगता है एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। मेरे दोनों भी काउंटर बाय साइड में रहेंगे। फर्स्ट है HDFC AMC, जहाँ पे हमने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि 200 DMA का इंपॉर्टेंट बेस बना के वहां पे सपोर्ट लेके एक अच्छा अपमूव कल भी देखने मिला था, परसों भी देखने मिला था, आज भी खुलने के बाद एक
अच्छा आपको देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 2740 का टारगेट मुझे ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है 2060 का इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है, तो 2560 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, तो 2560 के स्टॉप लॉस से HDFC को बाय करना है। 2740 का टारगेट मुझे आते हुए देखने मिल रहा है। दूसरा रहेगा इटर्नल। इटर्नल में हमने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था, बट 2 दिन पहले भी उसने 280 का एक लो बनाया था, कल भी ऑलमोस्ट 282 के आसपास जाके वापस वहां से एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है, तो 280 के स्टॉप लॉस से इटर्नल को बाय किया जा सकता है। ऊपर में 304 के आसपास की रेंज मुझे लगती है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है, तो दोनों भी मेरे बाय कॉल रहेगा, एक रहेगा इंटरनल, दूसरा HDFC। ओके इटर्नल आपकी बाय कॉल 288 पर। अब चलते हैं मानस जी के पास उनके ट्रेड्स के लिए। मानस आपके 2 ट्रेड्स। तो देखिए वीरेंद्र जी, 2 सेल रिकमेंडेशन है। पहला BPCL पे बिकवाली करेंगे क्योंकि यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक निकला है, तो आई थिंक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। BPCL के फ्यूचर में 358 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 340 तक के टारगेट्स पॉसिबल है BPCL के फ्यूचर में। सेकंड रिकमेंडेशन जो है वो सेल साइड पे ICICI GI यहाँ पर रहेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो ICICI GI के फ्यूचर में सेल ट्रेड लेंगे। 1950 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना है 1875 के टारगेट के लिए। ओके, ICICI GI यहाँ यानी कि ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है ICICI GI पर। अब चलें अमित सेठ के पास। अमित जी, आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, 2 ट्रेड, एक लॉन्ग साइड एक शॉर्ट साइड रहेगा। लॉन्ग साइड में मॉर्निंग में टॉप कॉल में हिंडाल्को रिकमेंड किया था, उसी को कंटिन्यू करूंगा। स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेंगे 820 के आसपास, और टारगेट्स हो जाएंगे 850 के। शॉर्ट कॉल मेरा भी व्यू OMCs में बेरिश है। फर्स्ट प्रेफरेंस BPCL थी, वो मानस जी ने लिया। लेकिन उसके अलावा हिंद पेट्रो भी अगर देखें तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया और ब्रेक लिया, और कई दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, बट ये लेवल्स होल्ड नहीं कर पा रहा है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 446 के आसपास है। 446, स्टॉप लॉस रखेंगे 451 का, और टारगेट्स रहेंगे 435 के। ओके चलिए, तो ये इस समय की ट्रेड्स। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर N जय कुमार, जिनके पास कैपिटल मार्केट में कई दशकों का अनुभव है। आइए उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय वो क्या व्यू लेकर चल रहे हैं। जेक्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है मार्केट को, क्योंकि एक तो होता है कि निफ्टी करेक्ट नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, हम अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब हैं, लेकिन पोर्टफोलियो देखकर ऐसा लग रहा है कि 22,000 के लेवल आ गए हैं या 23,000 के लेवल आ गए हैं। ये मार्केट में जो इस तरीके का पेन है ब्रॉडर मार्केट में, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? आई थिंक बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, और बहुत सारे कारण हैं भी इनके इस सिचुएशन के लिए। सबसे पहले तो ये है कि जो लगातार IPOs की बौछार जो है, उससे जो लोगों का सरप्लस है, उनको लगता है कि मार्केट में IPOs में इन्वेस्ट कर लो या SIPs में इन्वेस्ट करो तो पैसे बनेगा ही बनेगा। तो एक तो ये है कि लास्ट 1 साल में जब निरंतर ये SIPs का जो इन्फ्लो आता रहा है, उसके कारण लोगों को ऐसा लगा कि एक बार पैसे डाल दो तो मार्केट में पैसा बनेगा। और 1 साल के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 2% और 3% इंडेक्स का रिटर्न है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो एक्चुअली नेगेटिव भी हैं, तो क्या ये ऐसा है कि मतलब उनका थोड़ा पेशेंस थिन हो रहा है और उनकी जो सब्र है वो मतलब टूट रही है। तो इसके कारण क्या है कि, और ये जो बौछार जो बोल रहा हूँ जो IPOs का है, वो लगातार चला ही आ रहा है। अभी भी सेकेंडरी मार्केट के ब्लॉक सेल हो रहे हैं। ऐसी बड़ी कंपनी जैसे इंडिगो है, उसमें प्रमोटर ने 35% लास्ट 2.5-3 साल में बेच दिया है, सब पब्लिक के पास गया है। तो मेरा मानना ये है कि इसके कारण जब लोग पैसा बनाना एक बार बंद कर लेते हैं, मार्क टू मार्केट प्रेशर्स आते हैं, तो ये जो साइड काउंटर्स जहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा लेन अपने को दिखता है, जो अपने MTF बुक में है, दैट MTF बुक is largely stocks that are not F&O stocks, that are largely the smaller mid cap stocks. उसमें जब प्रेशर आता है तो लोगों को बेचना ही है, क्योंकि या तो मार्जिन के लिए पैसा और डालो या फिर नए स्टॉक्स दो। अगर दोनों में से जब लोग पैसा नहीं बना रहे हों तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये रहेगा कि पहले थोड़े बेच देते हैं, एंड वो थोड़ा
थोड़ा बेचना इट विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ वेव जो मुझे लग रहा है आज के दिन दिख रहा है जो एक्टिव मिड कैप स्टॉक्स हैं जो नॉट फ्रंटलाइन स्टॉक्स जो मिड कैप स्टॉक्स हैं एक्टिव वाले हर चीज में प्रेशर है कुछ स्टॉक्स 30-40% नीचे हैं फ्रॉम पीक लेवल्स तो क्लियरली दिस इज अ प्राइवेट फंडिंग मार्जिन ट्रेडिंग ऑल दिस अनवाइंडिंग दैट इज हैपनिंग एंड येट फ्रंट लाइन इज नॉट वीक बिकॉज जो एक्सेस म्यूचुअल फंड का फ्लो है उसमें जा रहा है इवन फॉरेनर्स टू द एक्सटेंट दे मे बी बाइंग इज इन फ्रंट लाइनर्स बिकॉज द वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर एंड एज पीपल हैव बीन सेइंग कि मिड कैप्स में जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स या ईवी एबिटा मल्टीपल्स हैं they have gone way beyond the normal mid cap levels so frontliners are actually looking cheaper compared to so this is what is happening and most individuals अगर आप लोगों से बात करो तो आपको ये पता चलेगा कि उनको मिड कैप्स में जो पेन है वो ज़्यादा खटक रहा है rather than the small gains they may be making in the frontliners this is the ओके तो इस समय फिर पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में क्योंकि क्या इस समय थोड़ा सा बाजार से दूरी रहा जाए या फिर गिरावट में कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जहां पर आप पॉजिटिव हैं और जहां पर आप पोजीशंस या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इंडिया में क्लियरेंस सेल करके जो रिटेल कॉन्सेप्ट है साल में 2 बार आता है तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर या नवंबर दिसंबर जनवरी में एक क्लियरेंस सेल हो रहा है मिड कैप्स के लिए तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मौके मिलेंगे कि ये मिड कैप्स में अगर 30-40% गुड स्टॉक्स में जो आप पहला खरीदना चाहते थे अगर वो नहीं खरीद पाए हो तो उन स्टॉक्स को खरीदारी करने की आपके बहुत सारे मौके मिलेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो आई थिंक वन शुड स्टिल बी लुकिंग स्टॉक स्पेसिफिक मैं फ्रंटलाइन मिड कैप में इतना वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करूँगा वैल्यूएशंस विल कम टू अट्रैक्टिव लेवल्स आई थिंक वेरी सून इन मिड कैप्स ऑल्सो लेकिन मार्केट में असली तेज़ी तब आएगी जब IPOs की जो वेव है थोड़ा कम होगा जो मैं उम्मीद करता हूँ अगले 4-6-8 हफ्ते में अप टू द बजट थोड़ा ये वेव अगर कम हो तो आगे जाके जो इंक्रीमेंटल सरप्लसेस जो हैं दे कैन गो बैक इनटू द सेकेंडरी मार्केट्स नॉट टू द प्राइमरी मार्केट्स वीरो जगन्नाथ सर ये जो आपने बात कही कि आई थिंक टुवर्ड्स बजट शायद ये जो प्राइमरी मार्केट लिक्विडिटी सक कर रहा है वो भी खत्म हो जाए और इन दैट केस आप कह रहे हैं 30-40% मिड कैप में आपको एक स्कोप नजर आ रहा है याद स्टिक आपके क्राइटेरिया क्या है सर आई मीन कहाँ पर आप इस वक्त हंटिंग करने की सोच रहे हैं मिड कैप्स में क्या खरीदना है थोड़ा गाइड कीजिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिड कैप्स 30-40% घटेंगे मैं ये बोल रहा हूँ कि 30-40% बहुत सारे स्टॉक्स घट चुके हैं तो अगर आपको ऐसा लगता था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए थे हमको पहले और जो मौके मिले नहीं आपको तो आप शायद वो मौका मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स ये मेरा कहने का मतलब था और जहाँ पर हंटिंग करेंगे आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हुई है डॉलर रुपी हैज़ मूव्ड टू 90 ऑयल हैज़ स्टिल रिमेन्ड एग्जैक्टली वेयर इट इज़ पीपल हैव फेल्ट गुड बिकॉज हर व्यक्ति के घर में सोना या चांदी है एंड द वैल्यूएशंस ऑफ दोज हैव मूव्ड अप सो द फील गुड फैक्टर कैन स्टिल बी देयर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ है कि लास्ट 1 ईयर में ये जो सिप्स का जो एक सिप्स को लेके एक जो कंसेंसस थिंकिंग हो गया था कि सिप्स करने से पैसे बनेंगे दैट थीसिस हैज़ गॉट ब्रोकन और वो जो फीलिंग है कि हमको एवरी मंथ रिटर्न मिलेगा वो 1 साल के बाद भी रिटर्न नहीं मिल रहा है तो जो डिसअपॉइंटमेंट है एट दिस टाइम वी शुड नॉट इंक्रीज दैट बाय स्टॉपिंग द सिप्स शुड कंटिन्यू बिकॉज द होल आइडिया ऑफ सिप्स की even in a good market you buy even in a bad market you buy you're not able to time it बट स्पेसिफिक स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स है 82, 83, 84 रुपीज़ पर डॉलर पे भी दे वर लुकिंग गुड आज उनको 7-8% की वृद्धि मिली है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स सो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आई थिंक दे आर द बेस्ट प्लेस्ड IT में फिर भी ये कह सकते हैं कि बाकी हेडविंड्स हैं AI का हेडविंड है रिट्रेंचमेंट का हेडविंड है बेंच का हेडविंड है लेकिन जो फार्मा में है आई थिंक एक बहुत बड़ा ये टेलविंड बन चुका है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए दैट्स वन सेक्टर द सेकंड इज़ द पब्लिक सेक्टर बैंक स्टिल दे हैव हैड अ गुड रन थोड़ा अगर यहाँ से करेक्ट किए 10-15% तो यू कुड री एंटर दोज स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टिल आर वेरी अट्रैक्टिव RBL has been one of the best performing banks for the last 6-9 months. There are 1 or 2 other private sector banks that you could look at because the government has now allowed, RBI has now allowed foreign capital to come in freely into this sector.
आप फेडरल बैंक को देख लो जहाँ ब्लैकस्टोन का पैसा आया है, या सम्मान कैपिटल को देख लो NBFC स्पेस में, या RBL, ऑल ऑफ दीज हैव मेट विथ फॉरेन कैपिटल कमिंग इन। तो ये स्पेस में मुझे लगता है कि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहाँ पर which are still trading at very attractive levels vis-a-vis their book, you could look at that particular space. So private sector banks, pharmaceutical, और जहाँ पर AI का प्रभाव है, जहाँ AI का active involvement है to convert or pivot the existing businesses, यानी कि जो existing businesses like in the BPO business, stocks के नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, but BPO business में जहाँ पर traditionally human beings का involvement था, जो a lot of that involvement is now through AI changing into bots etc. वहाँ पर productivity levels बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है, और 2-3 companies ऐसे हैं whether in the data center space, networking space or in the BPO space where the use of AI, use of technology and investments is high. Those are areas that we could look at. अच्छा सर, ये EMS सेगमेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पैसा बनाया, नाउ दे आर ऑलमोस्ट लूजिंग 20 to 30%, वो क्या करें? और इस 30% के प्राइस डैमेज को आप कैसे कंसिडर करेंगे व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एंटरिंग इनटू मिड कैप्स? दोनों पर्सपेक्टिव से आपका व्यू सर। I don't have a specific view on EMS. I have not participated in the rise, so I don't want to comment on the EMS space. I don't track that space very. I mean, it's there. It's had a very crazy ride. So maybe ये जो बोलते हैं कि मिस हो गया तो वो सेक्टर को देखना नहीं, मतलब एक को मिस हुआ है तो वो मैं मानता हूँ कि मिस हुआ है, लेकिन उसमें अभी वो 10% या 20% की कटौती में मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। विच वॉज द अदर स्पेस आप कह रहे थे? आपने एक और स्पेस EMS सेगमेंट की बात कर रहा था। नहीं, EMS की बात कर रहा था। EMS में व्यू इज वेरी क्लियर। आई हैव नो व्यू ऑन दैट एट ऑल। ओके, EMS पर कोई व्यू है नहीं इस समय। ये ट्रेड डील को लेकर जो मामला खींचा चला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्या मार्केट में नर्वसनेस है? FIs की भी सेलिंग है, बड़े सेक्टर्स में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा नर्वसनेस है। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा, और कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स या स्पेसेस जहाँ पर हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए इस डील को लेकर? वो कहावत ये है ना कि साम दान दंड वेद। हाँ। तो किसी भी मतलब मैकेनिज्म को यूज़ करके ट्रेड डील होना चाहिए जहाँ पर हमारा मतलब हमारे फेवर में, तो खैर हमारा इंटरेस्ट बचा रहे ये है। हाँ। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा नेगोशिएशन में थोड़ा हार्ड लाइन हमने लिया है, थोड़ा ये बोल सकते हैं कि वो अनफेयर थे, बट विच एवर वे वी लुक एट इट, मुझे लगता है कि कुछ भी करके ये ट्रेड डील का क्लोज आउट करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, जो सामने वाली पार्टी है उसके लिए नथिंग इज सैक्रोसेंट, दे कीप चेंजिंग। तो एटलीस्ट एक नियर टर्म के लिए जो 25% जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेके था वो एक बार निकल जाए, एंड आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट अबाउट 12-13% एज द बेस टैरिफ, मे बी 15-17 भी आ जाए, एक बार अनसर्टनिटी निकल जाए तो बढ़िया है। सो उसमें मेरा मानना यह है कि जितना ये ट्रेड डील के कारण जो टैरिफ्स का इम्पोजिशन है, almost 70-80% of that, the dollar rupee and the exchange rate is already compensated, at least as far as the exports are concerned. If you consider exports going through Europe, the European currencies are up 25-30% vis-a-vis the rupee. So if you were to export to to Europe, you're hugely benefited. अगर यूरोप के थ्रू आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हो तो भी आप बेनिफिट हो, डायरेक्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में 7-8% तो आपको एक्सचेंज रेट दे के चला गया है। तो मेरा मानना ये है कि और मुझे अभी लगता नहीं है कि डॉलर रुपये ज़्यादा 90-92 का रेंज हो सकता है मैक्सिमम, बट ये रेंज अगर टिका रहे तो एक चीज़ है कि ये ट्रेड डील जब भी अनाउंस होगा, इट विल बी वेरी फेवरेबल टू सम ऑफ दीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। फार्मास्यूटिकल की बात फिर मैं दोबारा नहीं करना चाहता। हाँ, इसीलिए मैं, क्योंकि फार्मा की हमने इतनी बात की आपके साथ, इसके लिए मैं दोबारा दोबारा नहीं बात कर रहा। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो एंसिलरी में भी क्या होता है कि बिकॉज इट्स अ B2B काइंड ऑफ थिंग, द एडजस्टमेंट इन प्राइस ऑलवेज हैपेंस। वो आपको नॉर्मली इतना पास ऑन नहीं करते हैं। यस, अगर आपने थोड़ा रिटेल एंड में आपने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया तो उसमें शायद आपको प्राइस बेनिफिट मिल सकता है, बट because it's a B2B channel, the price advantages gets negated because they make the adjustments for the dollar rupee weakness. Okay. वीरू? सर, एक और
स्पेस जहाँ पे लोग अब वेल्थ लूज कर रहे हैं, और आप रियल स्टेट स्पेस को देखिए सर, एक रेट कट का इतना बड़ा ईयर पास ऑन भी हुआ, बट रियल स्टेट में सिवियर प्राइस डैमेज है। और अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड है, बट लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हैं। इस मंच पे आई हुई रियल एस्टेट कंपनियां भी इस बात को स्वीकार करती हैं, डीएलएफ हमारे साथ बातचीत में थे, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। रियल एस्टेट में एक अच्छा फेज रहा पूरा का पूरा, मेरे ख्याल से 2022, 23, 24। अब रियल एस्टेट स्पेस पर आपका व्यू क्या है? वो फेज ऐसा था कि प्रिंसिपली एक्सपेक्टेशन बेस्ड था। When people are feeling wealthy with stock market gains, the natural diversification was to go to real estate. जिसको लोगों ने एक्सट्रैपोलेट करके सप्लाई कंस्ट्रेंट करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अब सप्लाई इज हिटिंग द मार्केट्स एंड पीपल आर नॉट फीलिंग रिच इनफ। टू माई माइंड रियल एस्टेट हैज़ फ्रंट लोडेड ऑल द गेन्स एंड अभी रिकवरी इसलिए नहीं है, इनफैक्ट करेक्शन इसलिए है क्योंकि पहले जो मूव था इट इज़ नॉट बीन बैक्ड बाय कंटिन्यूस स्पेंडिंग बाय पीपल। And I think while the move towards a nuclear family etc. is there, but ऐसा demand जो project हुआ था just by new projects being launched, I think it is not reality on the ground. Simple सी बात है, अगर आप अपना फ़ोन साइलेंट पे ना रखो तो जो स्पैम कॉल्स आपको आते हैं 3 out of 5 calls are from the real estate या तो एजेंट या एक some new project that's being launched. Yeah. That tells you ki where the desperation is. Desperation is for builders to palm off things to you, and that desperation is not backed by demand on the ground. बिल्कुल, एक समय पे कहते थे कि मुंबई के बिलबोर्ड्स में जब सारे के सारे एड्स होते तो इसलिए आज के डेट में सारे ऐड आईपीओ के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि किस मार्केट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। चलिए, शुक्रिया जेक सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और अच्छा लगता है आपसे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीरू। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी सी लग रही है इस समय, करीब करीब 25,800 पर इस समय मोमेंटम है। वीरू और बताइए कहाँ है मार्केट में इस समय मोमेंटम? बिल्कुल अनुज, थोड़ा बैंक निफ्टी भी रिगेन कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, लेकिन एनबीएफसीज में अच्छा खासा मूव है। लुक एट चोला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लेके डे हाई की ट्रेजरी मार्केट हिट करता। बैंक ऑफ इंडिया में मूव है, एटर्नल में एक पुल बैक है, बीएससी के फिनटेक केन्स यहाँ पे एक मूव आ रहा है। अच्छा, एक बार प्लीज़ सचिन जरा आप इस स्टॉक को देखिएगा, बीएससी आज कैपिटल मार्केट थीम में एक अच्छा मूव है, 50 डे को फिर रिगेन करता हुआ। मतलब कैपिटल मार्केट थीम के रिवर्सल में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है इस वक्त? आई थिंक तीनों स्टॉक्स अगर हम देखें, बीएसई, एमसीएक्स, कैम्स, आई थिंक तीनों में से अगर रिलेटिवली स्टेबल जो काउंटर रहा है वो है बीएसई का। इनफैक्ट एक अच्छे सीक्वेंस के बाद एक करेक्टिव ड्यू था, वो पर्टिकुलर करेक्टिव यहाँ पर अच्छी तरह फेज आउट हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 2600 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बेस है, वहीं पर कल की जो डिक्लाइन है वो भी ऑब्जर्व हो चुकी थी एंड वहीं से एक रिवर्सल बन रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बीएसई में पोजीशंस रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने डिक्लाइन अच्छी तरह खेल ली है तो आई थिंक एक अच्छा मौका है जहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस अक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। इसके वीकली मंथली चार्ट्स पे कोई मेजर डाइवर्जेंस नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अपमूव रिज्यूम हो जाए। तो यहाँ पर बीएसई में मुझे लग रहा है खरीदारी जरूर की जा सकती है। कैम्स पे भी मेरी काफी समय से नजर थी, बट जिस तरीके से इसने अपने लोअर एंड को वापस वायलेट किया है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव रहना चाहिए। जब तक स्टॉक वापस 760 के लेवल्स को वापस रीगेन नहीं करता, आई थिंक तब तक एक इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट की गुंजाइश नहीं होगी। हो सकता है कि स्टॉक वापस 730, 720 इस पर्टिकुलर जोन में भी ट्रेंड हो जाए। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है बीएसई एक बेहतरीन मौका है। एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टेबिलिटी के संकेत काफी क्लियर है। ओके, स्टेबिलिटी के संकेत काफ़ी करीब हैं। अच्छा, एक स्टॉक है एचसीसी, उसमें एकदम से रैली आई बड़ी वाली, 5% के करीब ऊपर है ये, क्योंकि एक बीएससी को उन्होंने अनाउंसमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की है, शायद मार्केट को वो पसंद आया। पेनी स्टॉक है लेकिन इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एकदम से मूव आया स्टॉक में। चलिए एक काम करते हैं, अब बात करते हैं हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम। इसमें आज एक और स्टॉक है रिसेंट आईपीओ, टीवीएस सप्लाई चेन, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 60% टूट गया। लेकर आइए जरा एक बार स्टॉक ताकि पता चले। ठीक है, अब इस साल देखिए 40% के करीब ये स्टॉक गिरा है और अपने हाई से काफ़ी नीचे आया, और
लिस्टिंग के बाद भी लिया, आईपीओ में भी लिया, जिसने भी लिया वो फंसा हुआ है यहाँ पर, और बुरा फंसा हुआ है, ये मान के चलिए। अब आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या फैक्टर्स रहे। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। और स्टॉक में देखें तो लगातार नोज डाइव देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आ रही है गिरावट। ये आपको याद दिला दूं कि अगस्त 2023 में इसका आईपीओ आया था, उन स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई से 60% गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 258 का हाई था। अगर आप इशू प्राइस से भी देखें तो 47% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब खास बात यह है क्योंकि पैरेंटेज ऐसा है कि रिटेल की तरफ से रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया आ गया। ऑलमोस्ट आप देखें तो 8 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आईपीओ के दौरान देखने को मिला था। लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है, ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, इसको समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ऐसी है जो लगातार एक्विजिशन करती जाती है। अब इसके आरओसी हैं सिर्फ 4.8% के, जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। पिछले 18 सालों में देखें तो 20 से ज़्यादा एक्विजिशन इन्होंने कर दिया। अब जब शुरुआत में एक्विजिशन कर रहे थे, उसका बेनिफिट आ रहा था, तब तो रेवेन्यू बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद से अगर आप देखें तो धीमापन यहाँ पर देखने को मिला है। अब खास बात यह कि जो एक्विजिशंस करते हैं, इसके चलते जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है, अब वो तो लगातार बढ़ता ही जाएगा, और इसी के चलते आप देखें तो जो आरओसीज हैं यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती है। अब एक और खास कारण इसके अंडर परफॉर्मेंस का ये भी है कि अगर आप देखें तो इनका एक सेगमेंट है ग्लोबल फ्रेट सर्विसेज, जो कि 28% के आसपास इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। अब ये जो ग्लोबल फ्रेट सर्विसेज है, इसमें एग्जिम वॉल्यूम्स है, ग्लोबल ट्रेड है, इसके धीमापन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो ये सेगमेंट ओवरऑल काफ़ी लंबे समय से अच्छा नहीं कर रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो एबिटा की ग्रोथ है वो आ नहीं पा रही है। एक बार एबिटा का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। अब आप हर साल देखें तो FY23 में तकरीबन 672 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दर्ज किया था, उसके बाद 705 करोड़ हो गया, और तकरीबन FY25 में देखें तो ऑलमोस्ट 673 करोड़ के आसपास है। यानी एबिटा में बढ़त सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आरओसीज बहुत लो है, हाइप काफ़ी ज़्यादा था। नतीजा ये हुआ कि स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावट नज़र आ रही है। शुक्रिया आशीष, एक बार फिर से चिताने के लिए इस स्टॉक को लेकर आईपीओ के बाद कैसा गमगीन रहा इसका सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी बातचीत के लिए, और इस हमारे सेगमेंट में कल एक बार फिर से किसी नए स्टॉक से मुखातिब होंगे। लेकिन नरेश मिरानी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट टेक्निकल से बातचीत करने के। नरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। नरेश, आप 3 दिन से 50 डे पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं निफ्टी पे, 3 दिन से आप 20 डे पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं निफ्टी बैंक पर। आपकी मार्केट पे अप्रोच और आपके इस वक्त के जो ट्रेड आइडियाज़ हैं वो क्या है? सो ओवरऑल मार्केट पे अप्रोच ये है कि अभी भी हम लोअर सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं जो 25,700-800 के पास है, और जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है नियर टर्म में। तो एक पॉजिटिव बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है। 25,650 का स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट पे। एक्सपेक्टेशन रहेगा कि 26,200 तक फिर से जा सकता है, और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई रहेगा आरबीएल बैंक पर, जहाँ पे एक अच्छा ड्रिफ्ट आ गया था अनाउंसमेंट के बाउंस के बाद। आज शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिखा रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 302 का, टारगेट होगा 325 का। और दूसरा बाय रहेगा चोलामंडलम फाइनेंस पे, जहाँ पे स्टॉक काफी करीब है ऑल टाइम हाई के पास। 1760 एक ब्रेकआउट प्राइस पॉइंट है, यहाँ से स्टॉप लॉस होगा 1720 का, टारगेट प्राइस होगा 1850 का। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपके लिए 2 स्टॉक्स और साथ ही मार्केट पर व्यू। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, एक बार फिर से निफ्टी ने 25,700 बचाया, उसके नीचे गए इंट्राडे में एक बार के लिए, वहाँ से लेकिन एक रिवर्सल, और अब हम डे हाई के करीब 25,800 पर। मिड कैप में शानदार रैली हो रही है। अब मिड कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1.5:1 का। तो जो लोगों के एक बड़ा सवाल रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो रिपेयर कब होगा, पिछले 2 दिनों में एटलीस्ट वो तो हुआ है। इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।